नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। ये हमारी खास पेशकश जिसमें आज हम जानेंगे कि आखिर जो कोविड-19 की पूरी जो क्राइसिस है, जो सिचुएशन है, वो आखिर क्या रहने वाली है आने वाले भविष्य के लिए। क्या कोविड-19 का एमएसएमई पर असर होगा? ये संकट है या फिर मौका? सबसे पहले अगर मैं एमएसएमई की बात करूं, अगर हम एमएसएमई को समझें तो इसका मतलब है सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योग, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 29% का योगदान करते हैं। एमएसएमई सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। 2024 तक सरकार के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के मिशन को साकार करने के लिए इस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 29 से बढ़ाकर 50% तक करने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही कोविड-19 की मार अर्थव्यवस्था पर ऐसी पड़ी कि एमएसएमई काफी दबाव में आ गई। करोड़ों लोगों के रोजगार इस क्षेत्र से जुड़े हैं जिन पर संकट है, और इकोनॉमी भी काफी ज्यादा एमएसएमई से प्रभावित हुई है। सरकार की ओर से जहां एमएसएमईज को 20,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है ताकि उद्योगों की गाड़ी को अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटाया जा सके, इसके अलावा वास्मे यानी वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी उद्योग धंधों की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वास्मे एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो कि दुनिया में लघु और मध्यम उद्यमों के विकास यानी उनकी डेवलपमेंट और उनकी पॉसिबिलिटीज के लिए अनुमान लगाकर उनके प्रचार की दिशा में लगातार काम करता है। बहरहाल अब हम देश की स्थिति में, जो अभी देश की स्थिति है, जहां नेशनल लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री स्लो डाउन में है, कंज्यूमर सेंटिमेंट भी डाउन है। ऐसे में क्या होगा कोविड-19 का एमएसएमईज पर असर? ये उनके लिए संकट है या फिर मौका? आज हम जानेंगे अपने इस प्रोग्राम में। इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका परिचय आपसे जरूर कराना चाहूंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव लायक, आप कार्यकारी सचिव हैं वास्मे की। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लायक। क्यों? हमारे साथ हैं मिस्टर प्रॉबिट रॉय जो कि सीनियर एडवाइजर हैं वास्मे के। मिस्टर राय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं सुशील गुप्ता जी जो कि दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सुशील जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। संजीव जी, इससे पहले कि मैं वास्मे की क्या भूमिका रहने वाली है एमएसएमई के लिए जो क्राइसिस इस वक्त बना हुआ है और वर्ल्ड वाइड जो एसएमईज के लिए जो क्राइसिस है उस पर मैं बात करूं, सबसे पहले आप जो आज की जो सिचुएशन है, जो आज की स्थिति है वर्ल्ड वाइड, उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये जो लॉकडाउन हुआ है पूरे विश्व में, कितना असर वर्ल्ड इकोनॉमी पर और इंडियन इकोनॉमी पर इसका पड़ा है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोले हैं कि हम फिर से रिवाइव करेंगे और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और मीन्स एक मौका भी है। हमारे एमएसएमई जो पूरे देश का एक रीढ़ की हड्डी है, जिसके लिए हम मीन्स वास में इनको सभी तरह से सपोर्ट करते हैं और इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हम बहुत जल्द ही निकले, ये हमारा मानना है। मिस्टर रॉय, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये जो पूरी सिचुएशन है, जो पूरा संकट इस वक्त पूरी दुनिया में आया हुआ है, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं, भारत की बात करूं, तो वास्मे का क्या रोल रहेगा? यहाँ की इंडस्ट्री को आप देख रहे हैं, एमएसएमईज को देख रहे हैं, आखिर इनका रिवाइवल कैसे पॉसिबल है? क्या आगे के प्लान है, क्या राहत पैकेज है, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं तो फिर आप क्या सोचते हैं, आखिर यहाँ की इंडस्ट्री का कैसे रिवाइवल पॉसिबल होगा? ऐसा है कि सब सब लोगों को मालूम होगा कि एमएसएमई सेक्टर जो है इंडिया में, वो जैसा इंडिया का लाइफलाइन है या बैकबोन है या पेड़ का तना है। पूरा जीडीपी के अंदर ये एमएसएमई सेक्टर सबको मालूम भी नहीं होगा या मालूम होगा पता नहीं, लेकिन 30% जीडीपी एमएसएमई सेक्टर से आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपोर्ट्स जो इंडिया करते हैं 50% एमएसएमई सेक्टर से ही जाते हैं। तीसरा है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो बात होता है इंडिया में, दैट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए वर्ल्ड में, स्पेशली पोस्ट कोविड के लिए, तो 45% तक मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर के अंदर से ही आते हैं। और लास्ट है कि पूरा इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है 90%, 110 मिलियन, 110 मिलियन सारे एमएसएमई के अंदर से ही काम करते हुए एमएसई का बढ़ावा करता है।
तो कोविड जो है डेफिनेटली एमएसएमई सेक्टर को बहुत बुरा तरह से लगा है, ये कुछ डाउट नहीं है। लेकिन आगे जाने वाले से एमएसएमई सेक्टर ये अपॉर्चुनिटी ले सकता है कि क्राइसिस भी है, सही है, लेकिन सब क्राइसिस में भी एक अपॉर्चुनिटी होता है। तो मैं वही देखता हूँ एज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड एमएसएमई मेंटर में, ऑप्टिमिज्म के हिसाब से ही देखता हूँ कि ग्लास आधा फुल है आधा खाली है। तो अपॉर्चुनिटीज सर्टेनली है एमएसएमई सेक्टर के लिए, और ये समझ करके गवर्नमेंट ने शायद एमएसएमई सेक्टर के लिए काफी लोन्स, क्रेडिट, इक्विटी, रिक्लासिफिकेशन, एक्सपोर्ट्स के हिसाब से रिक्लासिफिकेशन सब किए हैं, स्कीम्स बनाए हैं। और एमएसएमई सेक्टर इसको सब लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, अपॉर्चुनिटी उनके लिए। और जो रिक्लासिफिकेशन हुआ है एमएसएमई सेक्टर में पोस्ट कोविड, उसी से 90% एमएसएमई सेक्टर को अभी लोन के फैसिलिटी एलिजिबल है, पहले नहीं होते थे, अभी ये 90% एलिजिबल हो सकता है। और एक्सपोर्ट के लिए भी उनको रेवेन्यूज उसमें निकाल गया है, तो उसका इन एलिजिबिलिटी निकल गया है उससे। और ये सब छोटे छोटे या बड़े लोन्स, क्रेडिट वाले, लिक्विडिटी वाले, सॉल्वेंसी वाले, फंडिंग के प्रोग्राम्स और इंसेंटिव्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेकर होपफुली एमएसएमई इसके ऊपर ज्यादा अपॉर्चुनिटी ले सकता है आगे बढ़ने के लिए। और यही देखना है कि एमएसएमई वाले इसके साथ डूब जाए, ये इसको लेकर आगे जाए। तो अभी का जो सिचुएशन है आपको भी मालूम हो कि 50% ऑफ पीपल अभी एमएसएमई में है जो उनको वेजेस नहीं मिला है, 36% माइग्रेंट्स वापस घर चले गए। तो इन लोगों को कैसे हम लोग ठीक करें कि माइग्रेंट्स वापस आ जाए अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, इंसेंटिव्स को कायमत करने के लिए। और दूसरा चीज है कि ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है एमएसएमई सेक्टर में, हाउ दैट कैन बी कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड, एंड they can get the same momentum back so that they can continue to be the तैयारियां हैं मिस्टर रॉय, गवर्नमेंट की तरफ से क्या तैयारियां हैं? जो आपने कहा कि क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी में चेंज कर देंगे, उसका एक जो लंबा प्रोसेस रहेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या वो प्रोसीजर रहेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब मैं सुशील गुप्ता जी आपसे एक सवाल चाहूंगी। जिस तरह से डॉक्टर यहाँ मिस्टर रॉय ने कहा है कि बहुत ज्यादा एमएसईज प्रभावित हुई हैं, जो एमएसएमईज हैं, और दिल्ली के अंदर भी इनकी संख्या बहुत है, दिल्ली के अंदर बहुत एमएसएमई से रोजगार भी मिलता है और बहुत उससे जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होती है। लेकिन जो हमने हाल फिलहाल देखा है लॉकडाउन की वजह से, जो एक पूरी जो लेबर है वो मूव कर गई है, जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में चले गए, अपने अपने राज्यों में चले गए हैं। कितना प्रभावित दिल्ली राज्य इससे हुआ है? दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में जो प्रभाव यहाँ पर पड़ा है शायद उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, कोविड के दौरान समूचे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था खराब हो गई। भारत के अंदर जो सूक्ष्म उद्योग है, माइक्रो और लघु उद्योग है और मीडियम उद्योग है, ये यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रहा है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर का रहा है। लगभग 30% जो जीडीपी का योगदान है हमेशा एमएसएमई सेक्टर से रहा है। गवर्नमेंट ने इस साल इसकी परिभाषा बदल के सर्विस सेक्टर को भी इसके अंदर इंक्लूड करके इसके योगदान को बढ़ाने की बात की थी, परंतु कोविड का ऐसी मार जो आई है, पूरा दिल्ली सहित पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, वो हिल चुका है। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान सैलरीज अपने वर्कर को बढ़ा के दी, परंतु लॉकडाउन के बाद भी वो अपने प्रोडक्शन को, अपनी सर्विसेज को प्रारंभ कर पाने की पोजीशन में नहीं आया है। भारत सरकार ने राहत देने की बात तो की, 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात तो की, परंतु लोन के रूप में की। जब व्यापारियों ने पूछा कि हम सरकार बार बार अपील कर रही है कि आप इन सबको सैलरी दो और किसी को भूखे नहीं मरना चाहिए, तो व्यापारियों ने पूछा कि क्या किया जाए, तो सरकार ने कहा कि हम अपनी गारंटी पे आपको लोन दे देते हैं और आप सैलरी देते रहे। प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, सरकार की गारंटी पे और लोन ले लिया। या तो एक तरफ नीयत खराब है कि सरकार की गारंटी है, हमारी गारंटी तो नहीं है, अंत में उद्योग बंद होगा और पैसे मारने हैं।
वो नीयत हिंदुस्तान के लोगों की कभी रहती नहीं है। विशेषकर जो छोटा व्यापारी है, जो छोटा उद्योगपति है, वो अपना मकान, घर बेच के, अपने आप को बेच के भी कर्जा उतारना चाहता है। वो जिम्मेदारी चाहे सरकार की हो, चाहे उसके व्यक्तिगत संसाधनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर रखी गई हो। इस दौरान सरकार को चाहिए था कि लोन देने के बजाय कुछ महीने एम्प्लॉइज की सैलरी का कंट्रीब्यूशन कर देते। सरकार को चाहिए था कि नई अपॉर्चुनिटी किस तरीके से खुल सकती हैं, दुनिया के अधिक वेन्यूज किस तरीके से खुल सकते हैं, किस प्रकार से हम सिंगल विंडो सिस्टम बनाकर उद्योगों को रीस्टार्ट करने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज भी हिंदुस्तान से वो इंस्पेक्टरी राज खत्म नहीं हुआ है। आज भी उद्योगपति को सैकड़ों सरकारी अड़चनों से गुजरना पड़ता है और आज रीस्टार्ट करने की बात करते हैं। प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव चला गया है, उसके मन के अंदर भय व्याप्त है। आज टेलीविजनों के माध्यम से ये पता चलता है कि देश के अंदर जो कोविड का प्रकोप है, जो कोविड का असली रूप है, जुलाई तक बहुत ज्यादा कोविड का संख्या, बहुत ज्यादा संख्या के अंदर रोगी आएंगी, तो लोगों के मन के अंदर एक विश्वास नहीं जम पा रहा कि वो दोबारा उद्योग को शुरू करें, वो दोबारा व्यापार को शुरू करें। मैं इसी बात को आगे ले जाना चाहूंगी और डॉक्टर संजीव, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो अभी स्कीम है जो इंडियन गवर्नमेंट की है रिवाइवल के लिए, एमएसएमईज के लिए और ऑल ओवर इकोनॉमी के लिए जो बजट दिया गया है, उससे आप कितनी पॉसिबिलिटीज देखते हैं, कितनी संभावना आपको बनती है कि जिस दिशा में जो हम सोच रहे हैं कि इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दे, वो कितना मुमकिन होते आप देख रहे हैं उससे? जहाँ तक वास्मे का सवाल है, वास्मे जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग एमएसएमई के लिए काम करते हैं। एमएसएमई को सभी तरह से सपोर्ट देते हैं और गवर्नमेंट के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। 15 गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के साथ हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इस स्कीम से क्या है कि हमारे एमएस सेक्टर को बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। वो इस अभी जो वर्किंग कैपिटल है उसमें मिलेगा। उसके बाद आपका प्रोविडेंट फंड एंड अदर जो स्कीम्स दिया गया है उसमें इसको लाभ मिलेगा। तो बहुत सारे जो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है एमएसएमई के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें हम लोग मैंने दो राय नहीं है। अगर आप इसका और गाइडलाइंस को पूरी तरह से देखेंगे तो बहुत ठीक है। ये आप बोल रहे हैं कि एक परसेप्शन क्रिएट हो गया मार्केट में कि एक लोन है, पूरी तरह से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एक डायरेक्ट इनफ्लो नहीं है मीन्स कैश फ्लो का। बट ये एक अगर आप देखेंगे इसका गाइडलाइन, इसमें आपका 4% जैसे क्या है कि रेपो रेट है, 4 से प्लस 1% ऊपर दे के 5% में दिया जाता है। इसका पूरा गारंटी सरकार ले रही है। इससे मीन्स जो इस एमएसएमई जो सेक्टर है इसको काफ़ी राहत महसूस मिलेगा, इनको राहत मिलेगा, क्योंकि एक अभूतपूर्व महामारी है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये जाएगा, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, क्या है। बट अगर मान लीजिए एमएसएमई को जो स्कीम्स हैं 20,000 करोड़ या 3 लाख करोड़ का जो पीएस स्टिमुलस पैकेज लोन के रूप में दिया गया है, 20,000 करोड़ रुपया जो है सपोर्ट के लिए दिया गया है। एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज किया गया है। पहले ये 50 करोड़ तक जाता था, अब इसको 250 करोड़ तक ले गया गया है। तो मीन्स डिफरेंट वे से सर्विस सेक्टर को, जैसे अभी मीन्स सर सुशील सर ने बोला कि सर्विस सेक्टर को भी इसको इंक्लूड किया गया है एंड ऑल। तो ये बहुत बड़ा मीन्स एमएसएमई में चेंजेस आएगा और अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर जो आपका स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट और इसको सही ढंग से मीन्स जानकारी करने के लिए, क्योंकि मार्केट में जो मीन्स रियलाइज किया है कि एक लोन स्कीम है, नॉट कि एक डायरेक्ट है। क्योंकि पीछे कुछ सरकार का एक्सपीरियंस है कि डायरेक्ट अगर पैसा दे दिया जाता है तो वो सही ढंग से यूटिलाइज नहीं होता है, सही ढंग से जो बेनिफिशियरी है उसके पास नहीं जाता है। क्योंकि हम लोग मीन्स कॉन्टिन्यूसली मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी टच में हैं और हमारे पास इनपुट्स हैं। हम लोग के पास जो एसोसिएशंस के मीटिंग्स भी होते हैं
और भी गवर्नमेंट एजेंसीज के मीटिंग होते हैं, उसमें ये इस तरह का मीन्स जो मीन्स वार्तालाप होता है कि एक मीन्स परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है और परसेप्शन हो गया है। बट मीन थोड़ा सा आप रुकिए, इसमें अवेयरनेस का एक कमी है, जानकारी की कमी है। जानकारी को अगर थोड़ा सा विस्तार से दिया जाए, अगर आप सही ढंग से आप इसका गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको एमएसएमईज को फायदा ही होगा। एग्जैक्टली। और मिस्टर रॉय, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से डॉक्टर संजीव ने बताया कि बहुत सारी जो मार्केट एसोसिएशन है उनकी भी मीटिंग होती है, सबसे पहले जानने की कोशिश होती है कि आखिर डिमांड क्या है, जो व्यापारी वर्ग है, जो उद्योग है, उनकी मांग क्या है, उनकी परेशानियां क्या है, क्योंकि अगर मर्ज पता होगा तभी आप दवा भी दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या सेंटिमेंट क्या है, आखिर क्या परेशानी है जो उद्योगपति हैं या फिर जो उद्यमी हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, किन चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है, और कौन सी चीजें हैं जिन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर हमें वाकई अपॉर्चुनिटी में से तब्दील करना है तो? वो एक्चुअली ये काफ़ी सिंपल चीज़ है कि ग्राउंड लेवल में देख करके कि सुशील जी और संजीव ने बताया कि एक साइड से तो गवर्नमेंट प्रोग्राम है, लोन, क्रेडिट, इक्विटी, डेट, वो एक एक तरह का सपोर्ट है। बट 2-3 चीज़ सिंपल चीज़ करना चाहिए सरकार को, उसको शायद अवेयरनेस भी है। एक है कि जीएसटी या ड्यूटी ड्रॉबैक जो भी एमएसएमई सेक्टर में ड्यूज है, उसको क्लियर करने से वो ऑलरेडी उनके बैलेंस शीट में रिसीवेबल साइड में आती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह वो आ जाए टाइमली, वो तो एक सुलाज है कि उससे कुछ डिस्ट्रेस कम हो जाएंगे। दूसरा चीज है कि 5 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स है एमएसएमई सेक्टर को, उसमें से शायद 60,000 ही वापस आया, शायद 40,000 वापस आया। तो ये जो ड्यूज है पीएसयू से, लोकल स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये आ जाए तो उनके कैश फ्लो बढ़ जाएंगे और वो ज्यादा लोन लेने के लिए शायद नहीं जाएंगे, बिकॉज आज सुशील साहब ने बताया कि इन लोग कर्ज लेने से उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये कर्ज से अवॉइड करने के लिए जो भी ड्यूज है उनसे सप्लाईज के बाद वो आ जाए, तो शायद ये जो लोन स्कीम्स है, क्रेडिट स्कीम्स है, इक्विटी का इन्फ्यूशन स्कीम्स है, ये शायद कम लगेगा और ये 5 लाख करोड़ ही एनफ होगा कि उनको ये सिचुएशन तय कर सकता है 6 महीना, 9 महीना, 1 साल के लिए। तो ये दूसरा चीज है। तीसरा चीज है क्वाइट सिंपल चीज ये भी शायद है कि खाली 10% या 12% एमएसएमई के एक्सेस है कि लोन, क्रेडिट वगैरह, वर्किंग कैपिटल, ओवरड्राफ्ट के लिए, ये जो थोड़ा वाइडन हो सकता है थ्रू प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेशन और थ्रू हेल्प ऑफ प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज वगैरह, ये थोड़ा मदद हो सकता है कि जो एमएसएमई के पास बैंकिंग के लिए, फाइनेंस के लिए एक्सेस नहीं है, लोन्स पहले नहीं लिए, केवाईसी नहीं किए है, ये सब वो ये प्राइवेट सेक्टर थोड़ा ले सके तो ये भी उसका बोझ कम हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज एक्चुअली जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट है, ये हो जाए तो एमएसएमई का डिस्ट्रेस लेवल कम हो जाएंगे और वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे जा सकता है। और जो संजीव और सुशील साहब ने बताया कि जो भी लोन्स आया, क्रेडिट आया, रिक्लासिफिकेशन आया, ये उनको ग्रो कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं आगे के लिए। लेकिन करंटली जो सिचुएशन है, रिसीवेबल्स और जो ड्यूज है वो क्लियर हो जाए पहले, तो इमीडिएटली उनका बेनिफिट आएंगे और बाद में ये ग्रोथ कैपिटल के लिए, लोन, क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल ग्रोथ के लिए वो अच्छा होगा कि एमएसएमई सेक्टर बढ़ जाए। अभी 30% जीडीपी का दे रहे हैं, शायद 10 साल में 40 से 50% होना चाहिए। और एमएसएमई सेक्टर ही बैकबोन है देश का, सो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और एंटरप्रेन्योर्स भी, अपने सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटे एंटरप्रेन्योर्स, नैनो एंटरप्रेन्योर्स, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, ये सब को अम्ब्रेला के अंदर लाना चाहिए कि ये सब फिर बैकबोन को ग्रो सकता है, बिकॉज फॉर्मल सेक्टर इतना ही ग्रो कर सकता है। ज्यादा उनका भी डिमांड सप्लाई का सिचुएशन होता है तो वो स्लो हो जाता है। एमएसएमई सेक्टर अपॉर्चुनिटीज को बहुत फास्ट लेता है, एक्सपोर्ट के लिए या इनोवेशन के लिए, इन्वेंशन के लिए, ये ज़्यादा निम्बल होते हैं। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सरकार ये सब क्लियर हो जाएगा
लोन स्कीम टॉप अप हो जाएंगे तो ये एमएसएमई सेक्टर में अच्छा आगे बढ़ सकता है। और लास्ट चीज है जो सुशील साहब ने बताया कि अमेरिका में भी स्मॉल बिजनेस के लिए यूएस गवर्नमेंट ने $1 ट्रिलियन दिए थे। क्यों दिए थे कि ये $1 ट्रिलियन स्मॉल मीडियम बिजनेस के पास जाएंगे तो वो वर्कर्स को पे कर सकता है 3 महीने के लिए। फरलो नहीं करना है, सैक नहीं करना है, घर नहीं भेजना है। ये 3 महीने के लिए बिजनेस ऊपर आने के लिए ये उसको स्टॉप गैप के लिए फंडिंग दिया गया था। ऐसा स्कीम भी अच्छा है, डायरेक्टली कि लोन लेना है या फंडिंग लेना है, आप वर्कर को पहले इंडस्ट्री में रखिए, वेजेस दे दीजिए 3 महीने 4 महीने जो भी है, तब तक ऑर्डर्स आए, न्यू साइकिल बन जाए, इनवॉइसिंग किया जाए, उसके बाद साइकिल वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। स्टॉप गैप के लिए ये फंडिंग स्मॉल मीडियम बिजनेस यूएसए में ये प्रोग्राम था। सुशील जी, आपकी इसी बात को बैक कर रहे हैं, उसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं मिस्टर रॉय भी, कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों के हाथ में पैसा रहे और उन्हें ये लगे कि वो एक सिक्योर स्पेस में है, उनकी जॉब सुरक्षित है, उनका काम सुरक्षित है, ताकि वो आगे के लिए बढ़ सके। मैं इसी तरह के कुछ और रिकमेंडेशंस आपके रखे हैं, और कैसे आप सोचते हैं कि ये जो क्राइसिस है इसे वाकई अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जा सकता है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन रहे। आज करोड़ों नौजवानों की नौकरी छूट गई है, उनके घर के अंदर रोटी खाने की समस्या है। अगर उनका रोजगार नहीं रहेगा तो कानून व्यवस्था खराब होगी और लूटपाट का सिस्टम शुरू हो जाएगा। आज सरकारों को चाहिए कि जो व्यक्ति रोजगार को मेंटेन रखता है और उसके प्रॉफिट में अगर कमी आती है, उसके टर्नओवर के अंदर अगर कमी आती है, तो सरकार उसको कंपनसेट करे ताकि वो एम्प्लॉय वहां पे टिक के रहे। ये लोन देने से बात नहीं बनेगी। कोई भी व्यक्ति इस कोविड के दौरान कर्ज के बोझ के नीचे और नहीं दबना चाहता। जितना पहले वो दबा हुआ है उससे आगे निकल पाना मुश्किल है। अगर आज एक व्यक्ति की टर्नओवर पिछले साल के अंदर 2 करोड़ रुपए की थी, अगर वो इस साल में 1 करोड़ रुपए की रह जाती है, तो उसका जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कम हुआ है, वहां पे कहीं न कहीं सरकार को एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि मैं आपकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लूंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी इनकम पिछले 5 साल से कमा रहे थे। अब इस साल में आपकी इनकम घट गई है, आपको लॉस हो गया है, तो लॉस पे तो टैक्स लगता नहीं है। परंतु जो इनकम कम हुई है, अगर उस पे कहीं न कहीं सरकार कंपनसेटरी करे, तो लोग अपने वर्कर को रखना पसंद करेंगे। आज वर्कर को रखना और उसको जॉब प्रोवाइड करना एक टफ जॉब है। इस टफ समय के अंदर हमें दुनिया के अंदर उभरते हुए निकलना है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े और हिंदुस्तान के अंदर शांति कायम रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो उद्यमी है उसको कहीं न कहीं सरकार डायरेक्ट सपोर्ट करे, ताकि नौजवानों का भविष्य बेहतर हो सके, नौजवान अंधकार की तरफ ना जाए और इस देश की जो अर्थव्यवस्था का पहिया है वो तेज गति से दौड़ सके। परंतु अभी तो उस पहिए को शुरुआत करने की जरूरत है। आज आप देखिए, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान के बहुत से हिस्सों से वर्कर निकल कर जा चुका है। आज उद्योगपति अगर इंडस्ट्री को शुरू भी करना चाहता है, उसके पास कामगार नहीं है, उसके पास कारीगर नहीं है, तो वो इंडस्ट्री को शुरू कैसे करेगा? आज वो किसी को माल उधार पर देता है, पैसा वापसी आएगा, नहीं आएगा, समय पे आएगा, नहीं आएगा, इस बात की उम्मीद नहीं रही है। इन सब के अंदर सरकार को तालमेल बना के चलना पड़ेगा। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार का ऐसा तालमेल होना चाहिए कि जो कामगार है और जो उद्योगपति है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, चारों की मीटिंग, उनके नुमाइंदों की मीटिंग होके ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए कि अर्थव्यवस्था चले और मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश के मेन जॉब प्रोवाइडर हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर अभी तक 30% का कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, उनको आगे बढ़ने के अंदर मदद मिले, ताकि देश और देश की जनता दोनों कदम से कदम मिलाकर आगे चले। ये कुछ सजेशन रहे हैं। और डॉक्टर संजीव, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां भी अब भविष्य के लिए है, तो किस तरह से आफ्टर कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 आप कैसी सिचुएशन देखते हैं और उसमें वास्मे की क्या भूमिका रहेगी? इंडिया में एमएसएमईज की ग्रोथ के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या भूमिका रहेगी?
ये जो एक अद्भुत मीन्स बीमारी और पेंडेमिक जिसको बोल रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे सुशील साहब ने भी बोला कि बहुत सारे जॉब लॉस हो गया है, माइग्रेशन मीन्स वर्कर्स माइग्रेट कर गए हैं, ऑल दिस बहुत अच्छा बात बोले हैं उन्होंने। और उन्होंने बहुत अच्छा एक सजेशन भी दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एमएसएमई मीन्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और एक अच्छा मैकेनिज्म बने, सो दैट कि इसको फिर से रिवाइव किया जाए। हम लोग वास में जो है वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये हमारा 1980 में हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था, और हम मोर देन 100 कंट्रीज में हमारा प्रेजेंस है। और हम हमारा जो है यूनाइटेड नेशंस का कंसल्टेटिव एंड ऑब्जर्वर स्टेटस भी है। हम सभी तरह से मीन्स एमएसएमई सेक्टर को मदद करते हैं। गवर्नमेंट का पॉलिसी में हम लोग इनपुट में देते हैं कि गवर्नमेंट में किस तरह का पॉलिसी हो एंड ऑल दिस थिंग। उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम जानकारी देते हैं जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट का स्कीम्स हैं एंड ऑल। स्केल अप अब हमारे मिस्टर रॉय हैं हमारे सीनियर एडवाइजर, और इनका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इनको कैसे स्केल अप किया जाए इनके बिजनेस को, क्योंकि क्रेडिट हो गया टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। हम लोग एक क्लाउड जो क्लाउड कंप्यूटिंग के कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप किया है हमने। बेनेट यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, लिंकन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, सैन लियो फ्लोरिडा, एसपी जैन दुबई और इस तरह के यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया है, सो दैट कि उसको रिसर्च और डेवलपमेंट में काम आए। क्योंकि देखिए कोई भी काम कैसे चलेगा, पहले हम जानने का कोशिश करेंगे उनका क्या प्रॉब्लम है एंड उसको क्या प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। और मिस्टर राय मीन्स बहुत अच्छा पॉइंट रेज किए थे कि डिलेड पेमेंट, अभी तक डिलेड पेमेंट जो पीएसयू उसके पास है बहुत बड़ा एक चैलेंज था। इसको लेके हम लोगों ने काफ़ी बार मीन्स गवर्नमेंट के पास लेटर लिखा, रिप्रेजेंटेटिव किया, मीटिंग में गया एंड ऑल दिस थिंग। इसके चलते क्या है कि सरकार ने एक 45 डेज का एक मीन्स टाइम पीरियड दिया जिससे मीन्स सारे डिलेड पेमेंट को मीन्स ये किया जाए, एड्रेस किया जाए। इसके चलते मीन्स काफ़ी हद तक मीन्स उसमें सुधार भी हुआ है। और जीएसटी का जहाँ तक सवाल है, जीएसटी अभी तक मीन्स जो प्रॉब्लम्स था जीएसटी में वो सब अभी तक मीन्स उसको सुधार लिया गया है, 98% सुधार लिया गया है। जीएसटी जो टैक्स है वो सरकार देख रही है स्टिमुलस पैकेज के थ्रू कैसे उसको एड्रेस किया जाए एंड ऑल दिस थिंग्स। जहाँ तक सवाल है कि ये जो मीन्स पेंडेमिक है, ये एक लेयर जो एमएसएमई का है उसको एकदम खत्म कर देगा। इसको आपको मीन्स ट्रू फैक्ट है, इसको आपको लेके चलना पड़ेगा। जो अदर लेयर्स है उसको सपोर्ट लेने के लिए, और मीन्स जो आपका मीन्स अभी एक मौका भी है कि चाइना जो ऑलरेडी बदनाम हो चुका है पूरे विश्व में, और डिफरेंट जो अदर कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, वो इंडिया के तरफ देख रहे हैं। अगर वो हमारे पास इंडिया में फ्लो होता है, एफआईआई मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, उसके चलते क्या होता है कि जितने भी एमएसएमई उसके मीन्स जो सप्लीमेंट कंपनीज हैं वो भी इसके साथ इसको फायदा करेंगे। अभी आप देखेंगे इस करंट सिचुएशन में हमारे पास एक मौका ये हुआ, जो आप मास्क देख रहे हैं, सैनिटाइजर देख रहे हैं, जो हमारे पास पहले ये सब चीज़ें नहीं होता था, और एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। और इसमें मीन्स गवर्नमेंट के सहायता के थ्रू उसने अच्छा मीन्स प्रोडक्शन स्टार्ट किया और मार्केट में ही किया। अब देखिए कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को तो फायदा होगा ही इसमें, और हम लोग जब क्या है कि इस तरह के सिचुएशन में आप मीन्स पड़े हैं या गए हैं या आई है इस तरह का आपदा, तो उस समय हम लोग अपने से एक जैसे बोला गया है कि डिस्कवरी जो होता है, ये इन्वेंशन जो होता है इसका जर्नी है। इस तरह का आपदा से आपको डिस्कवरी मिलता है, तो इससे आप डिफरेंट डिफरेंट सोच में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी जैसे कम हो गया तो दूसरे अपॉर्चुनिटी के लिए आ जाए, वही करना है। क्योंकि देखिए वर्ल्ड जो है वोलेटाइल मार्केट है, और इकोनॉमी सभी कंट्री का हो गया है, इस ये नहीं कि खाली इंडिया का गया है, सभी कंट्री का गया है। तो सभी कंट्री का अगर मान लीजिए गया, इंडिया भी फिर भी बेटर पोजीशन में अभी इकोनॉमी में,
अदर कंट्री के मीन्स कंपेरिजन में। तो इसमें एक एमएसएमईज के लिए बहुत बड़ा मीन्स मौका है, उसको फिर से मीन्स आपको एक्सेलरेट करने का, ग्रोथ करने का। वास में उसमें सभी तरह से सपोर्ट किया है, जैसे लोन या स्कीम्स में कैसे उसको फायदा किया जाए। उसके मेंबर, हमारे जो मेंबर्स हैं उनको हम लोग कंटिन्यूअसली अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली डिफरेंट जो गवर्नमेंट का स्कीम्स है उसको हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको शेयर कर रहे हैं, उसको 1-to-1 मीटिंग भी कर रहे हैं, मैंने फोन से, अभी तो वर्चुअल मीटिंग हो रहा है एंड ऑल दिस थिंग। इससे क्या हो रहा है कि उसको मीन्स बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ तक इस एमएसएमई के उस मीन्स बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो देखिए क्या है कि मीन्स आपको जानना होगा, सभी और भी पैनलिस्ट ने अपने बोला है कि एमएसएमई ऑलरेडी मैंने किसी भी देश के इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ की हड्डी है, जो 98% एमएसएमई है, जिसमें से 2% आपका अंबानी अदानी जो लोग हैं। बट ये 98% में आपको समझना होगा कि 95% जो है माइक्रो है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। वो बहुत बड़ा एक चुनौती है, उसको कैसे मीन्स आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। उसमें से आपको ये जानना पड़ेगा, एक लेयर हमने बोला कि वो खत्म हो जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म होगा। बट जो अदर लेयर्स हैं वो आपको फायदा करेगा, वो आपको स्केल अप करेगा। आपने अभी अभी एग्जांपल भी दिया है, फार्मास्यूटिकल एंड अदर मीन्स डिफरेंट सेक्टर्स में उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिससे उसको मीन्स फायदा। मैं सुशील जी आपके पास आना चाहूंगी, और ये जो संभावनाएं जिनकी बात डॉक्टर संजीव भी कर रहे हैं कि ये जो संभावनाएं बन रही हैं इस वक्त समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, आकर उसे ध्यान में रखते हुए कैसे अपने भविष्य को संवारा जाए, ये काम तो संगठनों को करना होगा, सरकारों को करना होगा। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी को लेकर क्या तैयारियां आप लोगों की भी हैं, क्या सजेशंस आप लोगों के भी दिए गए हैं, और क्या कुछ आप इसमें ऐड भी करना चाहते हैं? आपको सजेशन देता हूँ। सबसे पहले, जैसे करोड़ों प्रवासी मजदूर आज बेरोजगार बैठे हैं, वो स्किल डेवलप्ड है। अगर सरकार उनका डाटा इकट्ठा करे और ये कहे कि चमड़ा उद्योग में जिसको जरूरत है फला फला गांव में इतने लोग बैठे हुए हैं, लकड़ी उद्योग में जिसको जरूरत है फला फला गांव में इतने लोग बैठे हुए हैं, आप डिफरेंट को कैटेगराइज करके सरकार उसका डाटा एमएसएमई की वेबसाइट पे डाले, और जो व्यक्ति उन लोगों को लाके उनको धंधा देगा, उसको रोजगार देगा, उसकी सैलरी के अंदर सरकार कुछ शेयर कर सकती है कि आपने फला बिहार से लाके, यूपी से लाके, झारखंड से लाके, बंगाल से लाके आपने लोगों को रोजगार दिया, और रोजगार जब दिया तो वहां पे समस्या मिटी और यहाँ पे आपका उद्योग चला, और आपको इंसेंटिव सरकार ने दिया कि उसकी सैलरी के अंदर कुछ परसेंट कंट्रीब्यूशन सरकार देगी, ताकि वो लोग दोबारा स्थापित हो और हमारे देश की उद्योगिकी की वो बात चले, और डाटा इकट्ठा करके सरकार प्रोवाइड कराए। इसी प्रकार जैसे सरकार की स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना है, सरकार की एनएसडीसी योजना है, इन योजनाओं के माध्यम से ऐसे कोर्स चलाने चाहिए। मैं पहले भी पार्लियामेंट में कह चुका हूँ, उत्तरी भारत के अंदर जैविक खेती नहीं होती। आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, पूरा सिक्किम के अंदर जैविक खेती होती है। आज जैविक खेती की ट्रेनिंग उत्तरी भारत के किसानों को दे, ताकि उत्तरी भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसकी फसल का वाजिब दाम उसको मिल सके, और लोग उसको इंटरनेशनल मार्केट के बायर्स, जो रसायन खाद युक्त भोजन यहाँ पर मिलता है, वो ना मिलने के बजाय जैविक भोजन मिलेगा, जैविक फसल मिलेगी, जैविक दालें मिलेंगी, तो यहाँ के रेट ज्यादा मिलेंगे और इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पर आएगी कि यहाँ के किसानों को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो प्रोत्साहन दे सके। इसी प्रकार सरकार ये कह सकती है कि आप अगर जो एंटरप्रेन्योर ज्यादा मेहनत करेंगे, जो कम से कम लास्ट ईयर जो आपकी टर्नओवर थी, अगर आप उतनी टर्नओवर लेकर आते हैं, तो इनकम टैक्स की स्लैब के अंदर आपके रेट के इस साल के लिए कंसेशन किए जाएंगे, आपको कम रेट पे इनकम टैक्स लगेगा, ताकि जैसे हम बच्चे को टॉफी देके काम कराते हैं, आज एक उद्योगपति को इंसेंटिव सरकार को देने का वक्त आ गया है, ताकि वो अपने आप को एस्टेब्लिश करेगा, साथ में उस बेरोजगार नौजवान को रोजगार देगा, उसके घर के अंदर भी चूल्हा जलेगा, उसके घर के अंदर भी रोशनी होगी,
और 4 रुपए जब आएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था अपने आप दौड़ेगी। मेरा रोजगार अगला सवाल मिस्टर रॉय आप ही से है और एंटरप्रेन्योरशिप की बात यहाँ सुशील जी कर रहे हैं और आप क्योंकि एक पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड पर्सन रहे हैं इस वक्त और आप एंटरप्रेन्योरशिप को भी काफी बढ़ावा देते हैं, तो ये समय उनके लिए कितना काफी है, कितना ज्यादा अच्छा समय है? क्योंकि नए की उम्मीद हर वक्त रहती है और जितना आप कुछ नया कर सकते हैं बिजनेस में, आप अपने आप को उतना स्टैब्लिश कर सकते हैं, जो आपके सर्कमस्टांसेस है, जो आपकी सिचुएशन है, उसे भांपते हुए। तो ये समय ऐसे लोगों के लिए आप किस तरह से देखते हैं? क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहते हैं? तो ये सिचुएशन एक्चुअली एक तरह से आप बोल सकते हैं कि काफ़ी सिचुएशन गंभीर है, नो डाउट। लेकिन ये जो एक सिचुएशन आ गया है, गॉड सेंड सिचुएशन भी के हिसाब से भी देखा जा सकता है कि ये अभी गॉड सेंड है, मतलब अपॉर्चुनिटी के लिए ये पूरा सबको लेवल प्लेइंग फील्ड से अभी दोबारा चांस मिल रहा है। एक चीज़ है। दूसरा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं लोग, हम 2-3 कंपनी और क्रिएट किए हैं कि क्या क्वालिटीज़ है। एक तो है कि फियरलेस होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। तीसरा रेजिलिएंट होना चाहिए और चौथा है कि जो भी अपॉर्चुनिटी है, अप टाइम या डाउन टाइम, उसको हम लोग क्राइसिस के हिसाब से कभी भी नहीं देख रहा हूँ। मेरा बिजनेस करियर में ये 6th क्राइसिस है, 1997 एशियन क्राइसिस तक आज तक किसी भी क्राइसिस के साइन में हम लोग नहीं देखा, एटलीस्ट पर्सनली मैंने नहीं देखा कि ये अभी स्पार्ट लग गया है। ऑलवेज हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी में, क्या अपॉर्चुनिटीज है, किसको कैसे सीज कर सकते हैं। तो मेरा सलाह है कि सब एंटरप्रेन्योर्स को, एमएससी वाले भी एंटरप्रेन्योर्स है एक्चुअली, कि ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हो सकता है। कई लोग डूब सकते हैं, डाउट ही नहीं है कि 30% लोग, मैंने सुना है वास्मे ने बोला कि 30% एमएसएमई मर जाएंगे शायद। जो शूम्पेटर फेमस ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट था, वो बोलता था क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, पुराना चले जाता है, उसके ऊपर नया होता है, वो नया पुराने से और भी बेहतर होता है। तो ये इंडिया के लिए थ्रू एमएसएमई शायद एक मौका है कि हम लोग पॉजिटिवली देखें और ये मौका के हिसाब से देखें। जो सुशील साहब से बात कर रहे हैं कि ये वर्कर्स के लिए एक्चुअली ये की है कि 110 मिलियन पीपल एमएसएमई काम करते हैं, तो उसका घर चूल्हा जलाने के लिए कुछ तो चलना चाहिए। तो पूरा तो कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं भर्ती हो सकता है, फॉर्मल सेक्टर में नहीं हो सकता है, सरकार किसी सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, और हम लोग यूएसए यूके के स्टाइल से डोल सिस्टम नहीं है, तो कौन इसको सलाह देंगे? खाली एमएसएमई सेक्टर है जो सबको अब्सॉर्ब कर सकते हैं दोबारा से। और जो भी स्कीम्स है सरकार से, पहला तो डिमांड क्रिएशन के लिए, वर्कर्स के लिए जो भी बेनिफिट्स मिलता है वो अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर ही जाएंगे कि एमएसएमई के ऊपर और भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वापस आ जाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर के लिए हिसाब से मैं सोचता हूँ कठिन टाइम है। मैं 6 क्राइसिस में हुआ हूँ इंक्लूडिंग डिमोनेटाइजेशन, और तब एक्चुअली डिमोनेटाइजेशन हमारे लिए पेमेंट्स बिजनेस में थोड़ा बहुत वाट लग गया था कि पूरा हिल गया था पूरा सिस्टम। सो नाउ ये जो क्राइसिस है इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी, एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड एमएसएमई सेक्टर पीपल शुड नॉट फील fearful, बट अपॉर्चुनिटी देख करके आगे बढ़ना चाहिए। और सरकार जो 2-3 चीज जो सिंपल है वो कर सके तो ऑटोमेटिकली एमएससी सेक्टर ऐसा है कि आप ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली बढ़ जाएंगे। डॉक्टर संजीव, अब ये आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा क्योंकि समय की बहुत कमी है। आपने सुशील जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि हम किस तरह से लोकल से ग्लोबल हो सकते हैं और ये बात आप भी लगातार पहले कहते रहे हैं। तो कैसे ये अपॉर्चुनिटी लोकल से ग्लोबल बनने की भी है, क्योंकि जिस तरह से जैविक खेती का उन्होंने जिक्र किया था सुशील जी ने कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम कितने प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, तो शायद इस तरफ हम अपना जो कदम है वो बढ़ा सकते हैं, अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। तो कई सारे स्लोगन्स दिए गए हैं जिसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने और लोकल फॉर वोकल की बात कही गई है। तो इन तमाम चीज़ों, इन तमाम जो एजेंडे को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कैसे जो इंडियन एमएसएमईज हैं
वो इंटरनेशनली कैसे अच्छा काम कर सकती हैं और उसके लिए क्या वास में भी अपना योगदान देगा? मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे को एक मौका मिला था इटली जाने का, और यूनेस्को में एक कॉन्फ्रेंस था। वहाँ पर जब मैं गया और मार्केट में एक इंडियन दुकान मिल गया, और उसमें दुकान में सारे इंडियन प्रोडक्ट्स थे और काफ़ी अच्छा चल रहा था उसका बिजनेस, बट बहुत ही कम थे, 1-2 दुकानें थे। अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक लोकल फॉर वोकल का एक स्लोगन दिया है। ये उस पर्टिकुलर चीज को बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। अभी जनवरी में श्री पीयूष गोयल जी के साथ हमारा एक मौका मिला था इंटरेक्शन करने का, मीटिंग बुलाए थे। उसमें हमने चैलेंजेस बोला था कि एमएसएमई का क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसको कैसे कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट कि उसका लोकल ब्रांड को हम ग्लोबल ब्रांड बना सकते हैं। जैसे सुशील साहब ने एक जैविक खेती के लिए बोला, उसको हम पैकेजिंग करके कैसे मार्केट उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक अपॉर्चुनिटी, वो भी एक मौका है जो एमएसएमई को आपको फायदा करेगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं और यही वो मौका है जब हम इस संकट को एक अपॉर्चुनिटी में, एक मौके में तब्दील कर सकते हैं। और जो सारे सजेशंस आप सभी ने दिए हैं, जो सलाह, जो राय आपने रखी है और जिस तरह से सरकार भी अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उम्मीद पूरा हिंदुस्तान यही करेगा कि हम इस संकट के बाद ऐसे उभर कर आए कि कई अपॉर्चुनिटीज, कई मौके हमारे सामने, हमारे उद्यमियों के सामने रहे। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड-19 के बाद आखिर कैसे ये संकट खत्म होगा? सभी संकट एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप उससे क्या सीखते हैं, कौन सी चीजों को आगे लेकर बढ़ते हैं, यही हमारा भविष्य तय करते हैं। और यही हमने भी जानने की कोशिश की है कि इस पूरे कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, इस पूरे महामारी के बाद, इस संकट के बाद जो संकट अभी बना हुआ है, क्या हम उसे एक मौके में तब्दील कर पाएंगे? फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में ही है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि हम इस संकट से निकलेंगे और बहुत मजबूती के साथ, बहुत समर्थता के साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।